नमस्कार दोस्तों, मैं रत्ना सिंह क्रैक हिंदी एग्जाम में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे। हम प्रैक्टिस सेट में मिश्रित क्वेश्चन करा रहे हैं, जैसे ग्रामर से, हिंदी साहित्य से, इन सब से जैसे आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चन हम करा रहे हैं। क्वेश्चन का जो क्वेश्चन देखिए जैसा है वैसे ही आएगा, लेकिन आजकल के पेपर में क्या होता है कि थोड़ा सा सीधे ना पूछ के कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो अगर आप ये प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे तो इससे आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ, हमने ये पढ़ा है और इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो चाहे वो कितना भी घुमा फिरा के दे देंगे तो आपको ये पता रहेगा कि हमने ये चीज़ पढ़ा है। तो शुरू करते हैं आज क्वेश्चन 1। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छा आपके लिए लाने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी अगर जो आपको ना समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो शुरू करते हैं समय ना बर्बाद करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी भाषा का जन्म हुआ। देखिए मिस प्रिंट हुआ है, भाषा ऐसे नहीं होगा, श ऐसे होगा। तो हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है? तो हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। और अपभ्रंश का विकास कब से माना गया है? तो अपभ्रंश का विकास जो है वो 500 से 1000 ईस्वी माना गया है। ठीक। और एक चीज़ आपको याद रखना जरूरी है कि स्वयंभू जो है, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं। क्या कहते हैं? वाल्मीकि कहते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए अपभ्रंश से। इसके बारे में कुछ मेन पॉइंट हम आपको बताते हैं। तो क्लियर हुआ कि ऑप्शन ए हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ था? अपभ्रंश से हुआ था। और अपभ्रंश का जो विकास है वो 500 से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। और स्वयंभू को क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? देखिए क्या पूछा गया, ये नहीं आती है और आती है। बहुत ध्यान से आपको देखना है, कभी कभी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाता है और आंसर आप गलत करके चले आते हैं। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कन्नौजी, बांगरू, अवधी कि तेलुगु? तो आपका जो तेलुगु है वो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, बाकी आपकी कन्नौजी, अवधी और बांगरू हिंदी के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? क्या क्वेश्चन है? हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो हिंदी की विशिष्ट बोली जो ब्रजभाषा है वो काव्य भाषा के रूप में अधिक प्रसिद्ध है। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 4, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है इसमें से। तो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? ब्राह्मी से हुई है। और देवनागरी को और किस नाम से जाना जाता है? तो देवनागरी को लोकनागरी एवं हिंदी लिपि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी लिपि भी कहा जाता है। और देवनागरी ब्राह्मी लिपि किधर से किधर लिखी जाती है? तो बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। ये इतना आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी से है। इसको लोकनागरी या हिंदी लिपि भी कहा जाता है। ये बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। अच्छा एक चीज़ और बताइए कि खरोष्टी लिपि किधर से किधर लिखी जाती है? तो खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। दाएं से बाएं खरोष्टी और बाएं से दाएं ब्राह्मी लिपि। क्लियर हुआ? आगे क्वेश्चन है, ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? ये विधाएं भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं कि निबंध है, उपन्यास है, कहानी, यात्रा, ये क्या है? तो ठेले पर हिमालय निबंध विधा की रचना है। क्लियर हुआ? आगे का क्वेश्चन है, बंदेवाड़ी विनायको निबंध संकलन के रचयिता कौन है? बंदेवाड़ी विनायको निबंध संकलन के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन बी राम रिछवेनीपुरी,
श्री गुलाब राय या डी प्रताप नारायण मिश्र? तो आपका वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता कौन है? रामवृक्ष वेनीपुरी। क्लियर हुआ? आगे क्वेश्चन नंबर 7, कालक्रम की दृष्टि से प्रेमचंद्र के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो कालक्रम की दृष्टि से प्रेमचंद्र के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? पहले सेवा सदन हुआ, फिर रंगभूमि, फिर कर्मभूमि, उसके बाद गोदान। ये प्रेमचंद्र के उपन्यासों का सही अनुक्रम है और ये चारों प्रेमचंद्र जी के क्या हैं? उपन्यास है। इसको आप याद करते हुए चलिएगा। आगे है, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? तो आपका ऑप्शन ए सही है, रामचंद्र शुक्ल ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। आगे क्वेश्चन है, ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? बताइए, ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? तो ब्रजभाषा सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। अब देखिए, सौरसेनी अपभ्रंश जो है वो कहाँ से आती है? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी से सौरसेनी अपभ्रंश आती है और पूर्वी हिंदी जो है वो मागधी अपभ्रंश से आती है। ये क्लियर आप याद करना कि ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी है और जो सौरसेनी अपभ्रंश है वो पश्चिमी हिंदी से और मागधी अपभ्रंश जो है वो पूर्वी हिंदी से आती है। आगे है, डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? तो डिंगल भाषा का संबंध राजस्थानी साहित्य से है और डिंगल और जो पिंगल हैं इसकी दो प्रमुख शैली हैं। कौन कौन सी? डिंगल और पिंगल क्या है? दो प्रमुख शैली है और ये भाषाएं कहाँ से, जिसका संबंध राजस्थान से है। क्लियर? आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित उक्तियों को उनके ग्रंथकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो अब देखिए, सौंदर्यालंकार कौन किसने दिया? वाक रसात्मक काव्य है, ग्रंथकार है और ग्रंथों के नाम हैं। अब वागार्थ व्यू संपृक्तो किसका है और वागार्थ प्रति प्रत्यय ये जो है वो किसका है? तो अब देखते हैं किसका है। तो जो सौंदर्य अलंकार है वो किसका है? वो आपका वामन का है। और वाक्य रसात्मक काव्य किसका है? विश्वनाथ का है। वागार्थ व्यू संपृक्तो वागार्थ प्रतिपत्ति ये किसका है? तो ये आपका मम्मट किसका है? ये आपका कालिदास का है। और रमणीयात प्रतिपादक शब्दम काव्यम ये किसका है? तो ये आपका पंडित राज जगन्नाथ का है। तो आपका ऑप्शन ये सही होता है कि सौंदर्यालंकार किसका है? वामन का है। वाक्य रसात्मक काव्यम किसका है? विश्वनाथ का। और वागार्थ व्यू संपृक्तो वागार्थ प्रतिपत्ति किसका है? कालिदास का। और क्या कहते हैं, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दम काव्य किसका है? पंडित राज जगन्नाथ का। इस टाइप के कूट वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान से देखते रहिए। आगे देखते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखिए, शुद्ध अशुद्ध से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जेआईसी पेपर में पूछे जाते हैं। तो शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। चारों में से आपको जो सही लगता है कि जो सही वर्तनी है उसका आपको चयन करना रहता है। तो देखिए, अस्थाई, अस्थाई, अस्थाई या स्थाई, इसमें से कौन सी वर्तनी सही है? तो ऑप्शन बी अस्थाई सही है। आगे है, शुद्ध वर्तनी का, ये इंपॉर्टेंट वर्तनियाँ है, इसको आप ध्यान से देखते हुए चलिएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इसी टाइप का क्वेश्चन है। अपकीर्ति, अपकीर्ति, अपकीर्ति कि अपकीर्ति, तो अपकीर्ति आपका ऐसे लिखा जाता है। आगे है, शुद्ध वर्तनी का, फिर से ये 3-4 क्वेश्चन एक जैसे हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। छह, छः, छ, छः, छ कैसे लिखा जाता है? तो छ आगे विसर्ग है, तो ये सही होता है छ। आगे है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तरुण, तरुण, तरुण और तरुण कैसे लिखा जाता है? तो आपका ऑप्शन ये सही है। तरुण कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। ये चारों वर्तनियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख के जाइए, पक्का परीक्षा में कहीं ना कहीं ज़रूर पूछे जाएंगे। मैं प्रैक्टिस सेट आपका जो कराऊंगी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी।
जो परीक्षाओं में 100% इसमें से क्वेश्चन जरूर आपके आएंगे। आगे शब्द है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो परिषद क्या है, वो स्त्रीलिंग है। आगे है, नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? तो नेत्री शब्द को क्या कहते हैं? नेता कहते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? तो आपका ऑप्शन भी सही होता है, कारक के 8 भेद होते हैं। आगे है, के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो के लिए किस कारक में आता है? देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए तो कौन सा कारक है? संप्रदान। और संप्रदान कारक में क्या होता है? देना होता है, दान करना। जहाँ पे दान करना या देना शब्द आए तो वहाँ पे कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक। के लिए संप्रदान कारक होता है। आगे है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो यहाँ वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से पत्ता क्या होता है? अलग हो रहा है। इस वाक्य में कौन सा कारक चिन्ह है? तो इस वाक्य में अपादान कारक चिन्ह है। हमेशा याद रखिएगा, अपादान कारक को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये नहीं कि से आए तो अपादान कारक हो गया, ऐसा नहीं करना है। आप हमेशा देखिएगा, अपादान कारक का मतलब है अलग होना। जैसे पेड़, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अलग हो रहे हैं, तो वहाँ पे अपादान, जहाँ अलग की शब्द आए वहाँ पे अपादान कारक होगा, और जहाँ दान देना लेना आए वो संप्रदान कारक हो। आगे है क्वेश्चन, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ऑप्शन ए सही होता है आपका। देखिए, क्लियर हुआ? वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। और वाच्य क्या होता है? क्रिया का क्या होता है? रूपांतर है, जिससे क्या पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया में किसकी प्रधानता है। क्लियर हुआ? आगे है, अव्यय के भेद होते हैं। तो अव्यय के कितने भेद होते हैं? आपका ऑप्शन बी सही है, अव्यय के 4 भेद होते हैं। अव्यय के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। हम 22 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो आप क्वेश्चन को नोट डाउन भी कर सकते हैं या प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने ये पहले से ऑप्शन लगा दिया है क्योंकि टाइम की बचत होगी, और आप ये क्वेश्चन नोट डाउन भी कर सकते हैं, इसकी रोक के देख भी सकते हैं। आपको जैसे सुटेबल लगे आप इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। अब क्वेश्चन है, निम्न वाक्य किस अपव्यय से पूरा होगा? तो निम्न वाक्य कौन सा है? आज धन, फिर डैश है, कोई नहीं पूछता। तो के बिना तक को साथ की कहाँ, इसमें कौन सा अव्यय है जो उसमें हम डाल सकते हैं? तो आज धन, तक को कोई नहीं पूछता नहीं हो सकता, साथ का नहीं होगा, तो आज धन के बिना कोई नहीं पूछता, मतलब आज के ज़माने में अगर जिसके पास धन ना हो उसको कोई नहीं पूछता, तो धन की आवश्यकता आज के डेट में बहुत ज़्यादा है। आगे है क्वेश्चन नंबर 24, अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या है? तो अत्याचार का संधि विच्छेद सही क्या है? ऑप्शन डी, अति धन आचार। अत्याचार, ई और आ मिलके अत्याचार बना है। आगे क्वेश्चन नंबर 25, दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है? तो दिगंबर है तो इसको हम व्यंजन में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? दिक अंबर, दिगंबर। आगे है क्वेश्चन नंबर 26, उड्डयनम का सही संधि विच्छेद क्या है? तो उड्डयनम का सही संधि विच्छेद क्या है? उद्डयनम। डा को यहाँ ता में रूपांतर हो गया है तो उड्डयनम ये सही संधि विच्छेद है 26 क्वेश्चन का। क्लियर हुआ? आगे है 27 क्वेश्चन, निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। निर्विकार में कौन सी संधि है? स्वर तो है नहीं, व्यंजन नहीं है, तो क्या है? विसर्ग संधि है। निर्विकार, इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? निविकार, निर्विकार हो जाएगा। क्लियर हुआ? आगे क्वेश्चन है 28, सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि कौन सी है? सत धन आग्रह, सत्याग्रह। तो ये
ए दीर्घ संधि है। आगे है विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? आपका ऑप्शन सी वी जो है, ये जो वी है वो उपसर्ग है। आगे है चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, तो चिरायु में ची उपसर्ग नहीं होगा, चिर होगा। ऑप्शन बी सही होता है, चिर उपसर्ग होगा। आगे है धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? आ। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय आ। उपसर्ग का मतलब जो शब्दों के आगे जो प्रयोग होता है वो उपसर्ग होता है, और प्रत्यय का मतलब जो शब्दों के लास्ट में लगा होता है वो प्रत्यय होता है, तो ला प्रत्यय है। अब देखिए दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। तो दोषहर्ता में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए हर्ता क्या होता है? ये प्रत्यय होता है। दोष धन हर्ता, तो हर्ता अलग हो गया, तो ये प्रत्यय हुआ, हर्ता प्रत्यय है। आपका आगे का क्वेश्चन, अलंकेश पर्यायवाची शब्द किसका है? तो अलंकेश किसको कहते हैं? तो ऑप्शन सी आपका सही होता है, कुबेर का पर्यायवाची शब्द अलंकेश है। आगे क्वेश्चन, कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? देखिए पर्यायवाची, संधि, विसर्ग, प्रत्यय, उपसर्ग, समास, ये सब आपके पेपर में आने ही आने हैं। टीजीटी पीजीटी में भी आने हैं, और आप अदर भी कोई यूपी का पेपर दे रहे हैं और हिंदी से अगर रिलेटिव क्वेश्चन पूछा गया तो ग्रामर में ये सब जरूर ही पेपर आते हैं। आपने देखा होगा टेट सीटेट ये सब पेपरों में तो ज़रूर आते हैं। तो ये आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से सारे ही परीक्षाएं जो आपके प्रतियोगी परीक्षाएं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो बादल का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ क्या पूछा गया है? नहीं है। तो वारिध जो है वो बादल का पर्यायवाची नहीं है। बाकी जलद, नीरद और मेघ ये तीनों क्या हैं? बादल के पर्यायवाची हैं। और जो ये वारिध है, वो वारिध किसका है? ये समुद्र का पर्यायवाची है। किसका है? समुद्र का पर्यायवाची है। क्लियर हुआ आपका? आगे क्वेश्चन नंबर 35, आज आपका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो असुर का पर्यायवाची शब्द यक्ष नहीं है, जबकि दनुज, दानव, दैत्य ये सब क्या हैं? असुर के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये आज आपके 35 क्वेश्चन हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आगे का प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, आगे की क्लास में कराएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो ये सारे मैं प्लेलिस्ट में डाल दूँगी, आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे भी आप देख सकते हैं। और मैंने रामचंद्र शुक्ल की सीरीज आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल ये तीनों कंप्लीट करा दिए गए हैं। आधुनिक काल में हम द्विवेदी युग का प्रकरण 1 अभी पढ़े हैं, प्रकरण 2 आगे हम नेक्स्ट वीडियो में भी उसका भी डालते रहेंगे। काव्यशास्त्र के भी क्लासेस चल रही हैं, तो आप वीडियो देखते रहिए। और अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो इसको नोट डाउन करते हुए चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता हुआ चला जाएगा। बाकी आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, परीक्षा काफ़ी नज़दीक आ रही है। देखिए पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती है, नॉलेज आपका बढ़ता है और ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो फिर हम आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।